नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भरूच में लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। शाम को कोविड शिखर बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी सरकार पर सांसद वरुण गांधी ने साधा निशाना। किसान रोजगार और पेपर लीक पर दिखाया सत्य रूप। सरकार के ऐलान के बाद हाईटेक होगी यूपी विधानसभा। ई विधान सिस्टम को किया जाएगा लागू। जगत गुरु परमहंस को रोके जाने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। अंदर जाने की अनुमति के साथ की गई मांग। और मिशन रोजगार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती पर मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच इलाके में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्कर्ष पहल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने ये कार्यक्रम सुबह 10:30 पर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में 4 सरकारी योजनाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने को रेखांकित भी किया गया। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। दरअसल उत्कर्ष पहल के तहत विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता देने वाली 4 सरकारी योजनाओं के तहत करीब 13,000 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया। बात करने पर एक अधिकारी ने बताया कि इस उपलब्धि पर हमने 12 मई को भरूच में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को दिए गए अपने संबोधन में अधिकारियों से अपील की थी कि अनेक सरकारी योजनाओं में 100% कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी। रोजगार और सरकार की रिक्त पदों पर भर्ती न होने को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। किसानों और गरीबों के हितों की बात करते नजर आए वरुण गांधी ने कहा कि पूरे देश में छोटे व्यापारियों और किसानों को मिलने वाले 8% लोन को लेकर भ्रष्ट सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए। वहीं सरकार की घोषित नौकरियों को लेकर रिक्त पदों पर भर्ती न होने को लेकर सरकार पर तमाम सवाल खड़े करते नजर आए। सांसद ने कहा कि पूरे देश में रोजगार और किसानों का मुद्दा एक सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे देश में 1,60,00,000 रोजगार घोषित है। ये सरकार के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली। अभी पद खाली है, मतलब सरकार ने कहा था कि नौकरियां हैं लेकिन नौकरियां दी नहीं गई। इसमें बड़ी बात है कि सरकार जब नौकरियां स्थापित करती है तो उस नौकरियों के साथ साथ आर्थिक प्रबंध भी होता है। खाली हवा में ये सब काम नहीं होते। सवाल यह है कि वह पैसे कहां गए। पूरे देश में 19% में से 11% लघु उद्योग को जा रहा है। पीलीभीत के सांसद ने कहा कि जिसकी सालाना कमाई 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए, उसको लोन आराम से मिलता है, लेकिन जो किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी है उसको लोन मिलता नहीं है। 8% क्या यह न्याय फ्री की बात है? आप में से कितने लोग हैं जो लोग लोन लेने गए हैं बैंकों में और आप लोगों के लोन लेने के लिए बैंकों में प्रमाण पत्र जो है वो सुखा दिए गए? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने 23 मई से शुरू हो रहे विधानसभा के पहले सत्र को लेकर चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि 23 मई से योगी सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र होगा। इसके साथ ही इस बैठक में ई विधान सिस्टम लागू करने को लेकर भी चर्चा की गई। ई विधान सिस्टम लागू जो है विधानसभा के सिस्टम को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने खुद जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम पेपरलेस विधानसभा जो है बनाना चाहते हैं और पूरे देश की सभी विधानसभाओं को एक पोर्टल से जोड़ा जाए। उसकी ऊपर सभी का एजेंडा, नोटिस प्रश्न और प्रश्न का जवाब उसी पर हो। इसके अलावा बिल भी उस पर दिखाया जाए। इसके साथ ही सभी विभागों को भी उसी से जोड़ दिया जाए। अभी कोई प्रश्न करता है तो पहले उसे संबंधित विभागों में भेजना पड़ता है, फिर उसका जवाब आता है। पोर्टल होने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। देश की पहली यूपी विधानसभा होगी जो इस सिस्टम को लागू करेगी। अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य और वृंदावन के महेश्वर धाम मंदिर के महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 मई को याचिका दाखिल की गई। इसमें जगत गुरु परमहंस आचार्य को धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ ताजमहल के अंदर जाने संबंधी आदेश दिए जाने की मांग की गई है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि ताजमहल के बंद 20 कमरों और उससे संबंधित कई रहस्य की बात इतिहासकार करते हैं, इसलिए ताजमहल भ्रमण के समय उनके निरीक्षण के दौरान पता चलेगा कि वह हिंदू मंदिर है कि नहीं।
जिन रहस्यों की बात होती रही है उसमें कितनी सच्चाई है। इस याचिका में 26 अप्रैल और 3 मई को जगत गुरु परमहंस आचार्य को धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ ताजमहल में जाने नहीं देने की दलील दी गई है। लोकतांत्रिक अधिकारियों के तहत ताजमहल भ्रमण संबंधी आदेश देने के लिए हाई कोर्ट से फरियाद भी की गई है और इस याचिका में भारतीय कला और संस्कृति विभाग के सचिव, एएसआई के डायरेक्टर, आगरा जनपद के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी के साथ ताजमहल के प्रशासनिक के साथ सुरक्षा अधिकारियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। मिशन रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती की रिपोर्ट मांगी है। स्थिति की सभी आयोगों की समीक्षा कर रिपोर्ट देने और प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने पिछले दिनों उच्चतर सेवा में शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित अन्य चयन आयोगों की समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि रिक्त पदों पर समयबद्ध चयन के लिए समय से अधियाचन भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा अधियाचन जो है 31 मई से पहले भेजने के निर्देश दिए गए। सभी उल्लेखित विभागों में के सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था लागू करने की भी बात कही है। प्रशासनिक विभाग द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल और वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने, उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंध अकादमी द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भरूच में लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। शाम को कोविड शिखर बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी सरकार पर सांसद वरुण गांधी ने साधा निशाना। किसान रोजगार और पेपर लीक पर दिखाया सत्य रूप। सरकार के ऐलान के बाद हाईटेक होगी यूपी विधानसभा। ई विधान सिस्टम को किया जाएगा लागू। जगत गुरु परमहंस को रोके जाने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। अंदर जाने की अनुमति के साथ की गई मांग। और मिशन रोजगार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती पर मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अयोध्या में 5 जून को मनसे प्रमुख राज ठाकरे का दौरा प्रस्तावित है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे के दौरे का विरोध अयोध्या के साधु संत और केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। बीजेपी सांसद का कहना है कि पहले उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे माफी मांगे और उसके बाद वह अयोध्या आए। बाबरी पक्ष के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कर रहे हैं। तमाम विरोध के बावजूद राज ठाकरे अयोध्या जाने पर अडिग हैं। मनसे की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से कार्यकर्ताओं को अयोध्या भेजने की तैयारी चल रही है और इसके लिए 11 ट्रेनें बुक की जा रही हैं। मनसे के कार्यकर्ता ठाकरे के अयोध्या पहुंचने से पहले वहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही तमाम कार्यकर्ता अपने साधनों से भी लखनऊ और अयोध्या जाएंगे। यूपी दौरे के जरिए राज ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एजेंडे को और ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे को 5 जून को पहला कार्यक्रम जो है यूपी की राजधानी लखनऊ में है। राज ठाकरे यहां सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान वे लाउड स्पीकर और सड़क पर धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाए जाने पर उन्हें औपचारिक तौर पर बधाई भी देंगे। समाजवादी पार्टी विधायक आजम खां पर एक और केस होने के बाद ईडी की कार्रवाई हुई। इसके बाद अब बसपा प्रमुख मायावती ने आजम खां के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट के जरिए यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को जुल्म ज्यादती की जा रही है, जिससे जुल्म ज्यादती और भय आदि का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह अति दुखद, जबकि दूसरों के मामलों में इसकी कृपा दृष्टि जारी है। उन्होंने आगे लिखा कि क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण और वरिष्ठ विधायक आजम खां को करीब 2.25 साल से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है। लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो ये और क्या है।
मायावती ने ट्वीट में आगे लिखा कि साथ ही देश के कई राज्यों में जिस प्रकार से दुर्भावना और द्वेषपूर्ण रवैया अपनाकर प्रवासियों और मेहनतकश समाज के लोगों को अतिक्रमण के नाम पर भय करने के साथ ही आतंक का शिकार बनाया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, इसका जवाब जो है सरकार को जरूर देना चाहिए। 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। आज से 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर वो रहेंगी। उनको रिमांड पर लेने के लिए ईडी सुबह 10:15 पर बिरसा मुंडा जेल पहुंची। कल रात जेल पहुंचते ही पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो बेहोश हो गए। इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से उन्हें दवाइयां मुहैया कराई गई। उसके बाद उनकी हालात में सुधार आया। पूजा सिंघल की तबीयत में सुधार आने के बाद उनको महिला वार्ड में भेज दिया गया। ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल से मंगलवार और बुधवार दोनों दिन कुल मिलाकर 15 घंटों से अधिक पूछताछ की गई। आय से अधिक संपत्ति को लेकर उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार से भी पूछताछ की जा रही है। ईडी ने सीए सुमन कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान पूजा से कई सवाल किए गए, जिसमें कुछ सवालों ने आईएएस पूजा सिंघल को असहज कर दिया। वे जवाब ठीक से नहीं दे पाई। पूजा सिंघल को 5 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेजा गया है। कोरोना महामारी ने देश दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। अब इस महामारी ने उत्तरी कोरिया जो है अब इससे अछूता नहीं रह गया है। ताजा खबर नॉर्थ कोरिया से आ रही है, जहां पर कोरोना का पहला केस मिला है। वहां की मीडिया के मुताबिक जब कोरोना पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा था, उस समय इस देश में एक भी केस नहीं था, लेकिन तब इस महामारी के खिलाफ जंग तेज हो गई और इसकी दवाइयां दुनिया भर में बढ़ गई। तब इस देश में पहला केस सामने आया। कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद किम जोंग उन ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस महामारी से सख्ती से पेश आया जाए। किम जोंग उन के मुताबिक उनका लक्ष्य इस संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करना है। इमरजेंसी लगाने के साथ साथ उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का भी आदेश जारी किया है। पूरी दुनिया जब इस कोरोना की महामारी से परेशान थी, तब टीकाकरण का अभियान चलाया गया और सभी लोगों को टीके लगाए गए। लेकिन उत्तर कोरिया ऐसा देश है जहां टीकाकरण हुआ ही नहीं। उत्तर कोरिया में कोरोना ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट का पता लगा है। अभी इस महामारी से कितने लोग ग्रसित हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया। सियासी मझधार में लटकी कांग्रेस लंबे समय बाद आत्ममंथन करने वाली है। उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में 13 मई से शुरू होने वाले चिंतन शिविर में कांग्रेस के 430 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस चिंतन शिविर में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक इस चिंतन शिविर में कांग्रेस एक परिवार, एक टिकट, एक व्यक्ति, एक पद, पिछड़े कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व जैसे कुछ बड़े फैसले कर सकती है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस के बागी नेताओं को उम्मीद है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कड़े फैसले जरूर लेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चिंतन शिविर में राजनीतिक प्रस्ताव के तहत देश में ध्रुवीकरण के माहौल, राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्र राज्य संबंध, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के मुद्दों के साथ ही गठबंधन पर चर्चा करेगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भरूच में लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। शाम को कोविड शिखर बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी सरकार पर सांसद वरुण गांधी ने साधा निशाना। किसान रोजगार और पेपर लीक पर दिखाया सत्य रूप। सरकार के ऐलान के बाद हाईटेक होगी यूपी विधानसभा। ई विधान सिस्टम को किया जाएगा लागू। जगत गुरु परमहंस को रोके जाने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। अंदर जाने की अनुमति के साथ की गई मांग। और मिशन रोजगार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती पर मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय की सलाह पर रेलवे ने सोमवार को एक नई एसओपी जारी की। इसके अनुसार अब रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन और रेलवे परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दरअसल पिछले दिनों
कोरोना के मामले कम होने पर यह अनिवार्यता हटा दी गई थी और इस पत्र में यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अनुशंसा की गई है। रेल यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का जो है फिर वापसी हो रही है। भारतीय रेलवे ने देश में एक बार फिर से अपना पैर पसार रही कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेनों में सफर के दौरान मास्क लगाना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक पैसेंजर नीरज शर्मा ने सभी जोन के चीफ कमर्शियल मैनेजर को पत्र भेजकर बोर्ड के निर्देश से अवगत कराया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में खनन सचिव वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार पर हमलावर अंदाज में दो टूक कहा, चोर मचाए शोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार की स्थिति ऐसी है जिसे हमारे यहां कहा जाता है चोर मचाए शोर। मुख्यमंत्री और राज्य का खान मंत्री रहते हुए अपने नाम स्वयं रांची में खनन पट्टा आवंटित करवाने के चलते लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग की नोटिस का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़े तल्ख स्वर में कहा कि राज्य की पिछली सरकारों के समय के भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसा शोर मचाया जा रहा है जैसा यह उनके कार्यकाल से जुड़ा हो। वास्तव में इसे कहा जाता है चोर मचाए शोर। हेमंत सोरेन ने पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर अपनी पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों में जिन लोगों को क्लीन चिट दी गई आज उन्हीं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। श्रीलंका में बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे चुके हैं। देश में आर्थिक संकट और प्रदर्शन के बीच इमरजेंसी लगी हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ट्वीट किया। गोटबाया ने कहा कि देश में अराजकता की स्थिति बनने से रोकने के लिए और ठप पड़े राज्य के मामलों को बनाए रखने के लिए एक नई सरकार बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर श्रीलंका के नए पीएम की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार को एक नया कार्यक्रम पेश करने का मौका दिया जाएगा और देश को आगे ले जाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा संसद को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 19वें संशोधन की सामग्री को फिर से अधिनियमित करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे। उत्तर कोरिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। उसके बाद पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जिस व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है वह कई दिनों से बुखार से पीड़ित था। जांच के बाद सामने आया है कि व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार पहला मामला सामने आने के बाद किम जोंग उन ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भरूच में लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। शाम को कोविड शिखर बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी सरकार पर सांसद वरुण गांधी ने साधा निशाना। किसान रोजगार और पेपर लीक पर दिखाया सख्त रुख। सरकार के ऐलान के बाद हाईटेक होगी यूपी विधानसभा। ई विधान सिस्टम को किया जाएगा लागू। जगत गुरु परमहंस को रोके जाने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। अंदर जाने की अनुमति के साथ की गई मांग। और मिशन रोजगार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती पर मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट।